एक साइंटिस्ट अपनी लैब में एक एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है जब दरवाजा अचानक खुलता है और एक लंबा कठोर आदमी प्रवेश करता है। साइंटिस्ट जल्दी से खड़ा हो जाता है और साइंटिस्ट एंटायर प्रोग्राम की देखरेख करने वाले जनरल को सैल्यूट करता है। फॉर्मेलिटीज के बाद जनरल साइंटिस्ट को बताता है कि उसे कुछ नया सौंपा जा रहा है। इससे पहले कि साइंटिस्ट उससे पूछता कि वो किस पर काम करने वाला है, जनरल अपने हाथ से दरवाजे पर खड़े 2 सोल्जर्स को बुलाता है। उन दोनों ने एक लार्ज मेटल बॉक्स के प्रत्येक किनारे को उठाया हुआ है और उनके चेहरों के एक्सप्रेशन से ये स्पष्ट है कि ये बॉक्स बहुत भारी है। वो इस बॉक्स को साइंटिस्ट के हैवी वुडन डेस्क पर रखकर दूर हो जाते हैं। साइंटिस्ट इस भारी लेड केस को देखता है जिसे उसके पास लाया गया है, इस बात से अनजान के अंदर क्या उसका इंतजार कर रहा है। इससे बहुत सावधान रहना, जनरल ये कहकर साइंटिस्ट को कागजों से भरा एक फोल्डर सौंपता है। साइंटिस्ट इस बात से अनजान के क्या कहे, जनरल को सैल्यूट करने के लिए अपना हाथ उठाता है, लेकिन वो पहले ही मुड़कर इस छोटी सी लैब से अपने दोनों सोल्जर्स के साथ बाहर जाने के लिए चल पड़ता है। साइंटिस्ट उस फोल्डर को देखता है जो उसे दिया गया है। कवर पर कुछ भी नहीं है, इसलिए वो इसे खोलता है और अंदर देखना शुरू करता है। लंबे ड्राई पैराग्राफ्स पर से स्किम करता हुआ, जिनमें होता तो कुछ भी नहीं है, लेकिन वो किसी कारण हर गवर्नमेंट रिपोर्ट में होते हैं। ये रहा कंटेंट्स, एक 6.2 किलोग्राम का गोला, प्लूटोनियम 239। प्लूटोनियम 239 वो कुछ समय से आर्मी द्वारा संचालित इस रिसर्च लैब में काम कर रहा है और वास्तव में वो जानता है कि ये क्या है। प्लूटोनियम 239 का एक गोला केवल एक ही चीज हो सकती है, एक न्यू एटॉमिक बम का कोर। 2 को पहले ही हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर गिरा दिया गया था और ऐसी पहले कभी नहीं देखी गई शक्ति वास्तव में भयानक स्तर पर मृत्यु और विनाश का कारण बनी। लेकिन इसके साथ ही इसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर को भी समाप्त करने में मदद की, संभावित रूप से हजारों या लाखों लोगों की जान बचाते हुए। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि साइंटिस्ट के पास इससे जुड़े और क्या मॉरल क्वेश्चंस हैं, ये उसकी जॉब है और फिजिक्स और केमिस्ट्री का एक्सपर्ट होने के कारण उसकी रिसर्च संभावित रूप से भविष्य में लड़ाई को रोकने में मदद करेगी। आखिरकार कोई भी युद्ध करने की हिम्मत नहीं करेगा जब उन्हें पता होगा कि उनके ओपोनेंट के पास ऐसे हथियार हैं जो इतने विशाल पैमाने पर तबाही मचा सकते हैं। साइंटिस्ट टाइपराइटर रिपोर्ट्स को देखता है, मार्जिन्स में लिखे प्रत्येक हैंड रिटन नोट्स को पढ़ता है। जैसे ही वो उन्हें पढ़ता है, वो रिपोर्ट्स के अज्ञात लेखक द्वारा एक्सपेरिमेंट्स के बारे में चेतावनियां देखता है। यहाँ रेफरेंसेस हैं कि टेस्टिंग के समय मटेरियल को हैंडल करते समय सुरक्षा मार्जिन बहुत कम है, क्योंकि कोर को एक न्यू न्यूक्लियर वेपन में इस्तेमाल किए जाने का इरादा है, इसलिए इसे सुपर क्रिटिकली के किनारे पर होना चाहिए, वो बिंदु जहाँ फिसल मटेरियल एक चेन रिएक्शन से गुजरती है जो न्यूक्लियर डेटोनेशंस की कुंजी है। रिपोर्ट में फिर एक एक्सपेरिमेंट का वर्णन किया गया जहां कोर को टंगस्टन कार्बाइड से बनी ईंटों से घिरा होना था, जो एक प्रकार के मिरर्स के रूप में कार्य करेगा, न्यूट्रॉन्स को वापस कोर में बाउंस करता हुआ, जो बाकी न्यूट्रॉन्स को लूज कर देगा। कोर के सुपर क्रिटिकल होने से पहले इस एक्सपेरिमेंट को रोक दिया गया, लेकिन जब साइंटिस्ट रिजल्ट को देखने के लिए पेज बदलता है तो उसे कुछ नहीं मिलता। इस फोल्डर में और पेजेस नहीं है। साइंटिस्ट ने इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट्स के बारे में अफवाहें सुनी थीं, जिसे वो टिकलिंग द ड्रैगन्स टेल कहते थे, लेकिन बाकी की रिपोर्ट्स कहाँ हैं? क्या ये वास्तव में किया गया आखिरी एक्सपेरिमेंट था? वो पेज के टॉप पर देखता है, जहाँ के ये अंतिम एक्सपेरिमेंट 1 साल पहले किया गया था। तभी साइंटिस्ट देखता है कि हॉल में कुछ चल रहा है। ये जनरल हैं। वो रिपोर्ट पकड़े हुए भाग के हॉल में जाता है। जनरल 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 रुककर मुड़ता है। एक इम्पोर्टेंट मीटिंग से दूसरी में जाते समय अवरोध होने पर स्पष्ट रूप से नाराज दिखता है। जनरल, अंतिम एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था? जनरल इस सवाल के बाद अब और नाराज दिखता है। इसके बारे में चिंता न करो, वो साइंटिस्ट को जवाब देता है। प्रोजेक्ट पर उसका समय खत्म हो गया था, ये अब तुम्हारा है। और इसके साथ जनरल हॉल में खड़े साइंटिस्ट को उसकी इनकम्प्लीट फाइल के साथ छोड़ देता है। दिन बीतते हैं और साइंटिस्ट को एडिशनल ऑर्डर्स मिलते हैं कि उसे किस प्रकार के एक्सपेरिमेंट्स करने हैं। उन सभी को ऐसे डिजाइन किया गया था जो गारंटी देते हैं कि प्लूटोनियम का कोर नए हथियार में उपयोग के लिए उपयुक्त होगा। लेटेस्ट टेस्ट के लिए वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहा है जो रिपोर्ट्स में वर्णित पिछले एक्सपेरिमेंट जैसा ही है, लेकिन टंगस्टन कार्बाइड ईंटों का उपयोग करने के बजाय, जिसे न्यूट्रॉन्स वापस कोर पर रिफ्लेक्ट करेंगे। वो एक बेरिलियम डोम बनाता है जिसे प्लूटोनियम के गोले के ऊपर रखा जाएगा। जैसे ही वो डोम को नीचे करता है, वो जानता है कि अगर इसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया तो ये कोर को एक ही पल में सुपर क्रिटिकल कर देगा। इसे रोकने के लिए वो डोम के एक साइड को ऊपर रखने के लिए एक स्क्रू ड्राइवर का उपयोग करता है, जिससे पर्याप्त न्यूट्रॉन्स एस्केप कर जाएंगे और कोर की स्टेबिलिटी बनी रहेगी।
जैसे ही वो डोम को थोड़ा और नीचे करता है, उसे कुछ सुनाई देता है। ये पहले एक हल्की आवाज होती है जो बाद में धीरे धीरे बढ़ जाती है। रेडियो एक्टिविटी कोई आवाज पैदा नहीं करती है, इसलिए साइंटिस्ट भ्रमित होता है। खासकर ये ऐसा लगता है कि आवाज डोम के अंदर से आ रही है, लेकिन ये निश्चित रूप से असंभव है। इसके भीतर ऐसे कोई प्रोसेस नहीं हो रहे थे जिससे किसी प्रकार का शोर पैदा होता। साइंटिस्ट नीचे झुकता है और डोम की साइड को इतना ऊपर उठाता है कि जिसमें से वो अंदर झांक सके। जैसे वो ऐसा करता है, आवाज और तेज हो जाती है। वो प्लूटोनियम के कोर की ओर देखता है और उसे कुछ दिखता है। गोले पर हलचल होती है। वो जानता है कि यह असंभव है, लेकिन वो इसे अपनी आंखों से देख सकता है। प्लूटोनियम के गोले की सतह पर इमेजेस चल रही हैं। ये चेहरे हैं अननेचुरल, विकृत और दर्द में दिखने वाले। अब वो देख सकता है कि जो वो आवाज सुन रहा था उसका सोर्स यही है, क्योंकि ये चेहरे चिल्ला रहे थे। साइंटिस्ट पीछे होता है और बेरिलियम डोम की साइड से स्क्रू ड्राइवर गिर जाता है, जिससे प्लूटोनियम पूरी तरह से ढक जाता है। बाहर हॉलवे में एक सिक्योरिटी गार्ड अपनी आंखों को ढकता है, जो नीली रोशनी की चमक से क्षण भर के लिए अंधा हो जाता है। जब उसकी विजन वापस आती है, तब वो भागकर लेबोरेटरी में आता है जहां से ये आई थी। प्लूटोनियम का खुला हुआ गोला डेस्क पर है। सिक्योरिटी गार्ड ऊपर देखता है, जहां इस गोले का डोम जिससे इसे ढका गया था वो छत में होता है। वो डेस्क की दूसरी तरफ से कराहने की आवाज सुनता है और भागकर साइंटिस्ट की मदद के लिए जाता है। लेकिन जब वो नीचे जमीन पर देखता है तो उसे कोई आदमी नहीं दिखता है। वहाँ फर्श पर एक जला हुआ खूनी शरीर लेटा है, त्वचा और मांस की थोड़ी सी मात्रा के साथ, जो उसके शरीर पर बच जाता है। साइंटिस्ट अपने कंकाल हाथ को उसकी ओर बढ़ाता है, जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। न्यूक्लियर वेपन्स ने कई लोगों का जीवन खत्म किया है, न केवल उनका जो सीधे इसकी ओवरवेलमिंग डिस्ट्रक्शन एनर्जी का शिकार बने, बल्कि वो भी जो बाद में इसके फॉल आउट से पीड़ित हुए। लेकिन उनमें से कई जिन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी पर रिसर्च और इसे डेवलप किया, वो भी इस इनक्रेडिबल अदरवर्ल्डली पावर का शिकार बने। आज की एनोमली ठीक इसी का उदाहरण है, जो न्यूक्लियर वेपन्स की एस्टोनिशिंग पावर को सुपरनेचुरल वर्ल्ड से जोड़ती है। ये SCP-095-FR है, जिसे द डीमन कोर भी कहा जाता है। SCP-095-FR एक 6.2 किलोग्राम का गोला है, जिसका डायमीटर 89 मिलीमीटर है और जो पूरी तरह से प्लूटोनियम 239 से बना है। एक बिंदु पर प्लूटोनियम आइसोटोप का एक सामान्य गोला प्रतीत होने के बावजूद SCP-095-FR अब एक परमानेंट सेल्फ सस्टेनिंग स्टेट ऑफ क्रिटिकलिटी में प्रतीत होता है। इसके परिणाम स्वरूप अल्फा रेडिएशन की कांस्टेंट इमिशन होती है, जो 20 मीटर के दायरे में किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को नुकसान पहुंचाने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली है। गोले का खतरा उतना ही बढ़ता है जितना आप उसके करीब होते हैं। 10 मीटर के दायरे में कोई भी जीवित टिश्यू एक्सट्रीमली रेडिएटेड हो जाएगा, जिससे रेडिएशन सिकनेस होगी, जबकि मेटल या हड्डी जैसे डेंसर मटेरियल्स एक्सट्रीमली रेडियोएक्टिव हो जाएंगे। प्लूटोनियम का गोला किसी कारण अपनी स्टेट के बावजूद लगातार कंसिस्टेंट मैस बनाए रखता है, जिसके ओवरऑल मैस में कमी आनी चाहिए। ये सिद्धांत है कि किसी प्रकार के रीजेनरेटिव प्रोसेस से गुजर रहा होगा, हालांकि ये निर्धारित करना असंभव है कि ये हो कैसे सकता है। SCP-095-FR को बिकनी अटोल के पास समुद्र तल से रिकवर किया गया था, जो यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट द्वारा ऑपरेशन क्रॉस रोड के रूप में जाने जाने वाला न्यूक्लियर वेपन टेस्ट की सीरीज की एक साइट थी। कैसल ब्रावो टेस्ट सहित ये और बाद के टेस्ट के रिजल्ट में ये आइलैंड चेन एक्सट्रीमली इरेडिएटेड हो गई और आइलैंड के कई निवासियों में एक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम के लक्षण दिखे, जिस कारण बाकी के लोगों को मजबूरन रीलोकेट होना पड़ा। ऑपरेशन क्रॉस रोड टेस्ट के बाद समुद्र में असामान्य रूप से एक उच्च सोर्स ऑफ रेडिएशन का पता चला, जबकि रिकॉर्ड्स अधूरे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि प्लूटोनियम का गोला, जो कि साइंटिस्ट की मौत का जिम्मेदार है, किसी कारण समुद्र तल पर रह गया था। क्या ये एक असफल बम विस्फोट होने के कारण यहाँ पहुंचा, या फिर ये किसी अनोमलस तरीके से यहाँ दिखाया गया, ये अज्ञात है। लेकिन इस बात की परवाह किए बिना कि ये यहाँ कैसे पहुंचा, इसको रिकवर करने के प्रयास में रेडिएशन संबंधी बीमारियों से कई अमेरिकन सर्विस मेंबर्स की मौत हुई, जिसके बारे में SCP फाउंडेशन को जल्द ही पता चल गया। गोले के रिट्रीवल में सहायता करने के बाद प्लूटोनियम की कंटेनमेंट के लिए इसे फाउंडेशन की कस्टडी में दे दिया गया। SCP-095-FR गोले को SCP फाउंडेशन की फ्रेंच ब्रांच में रखा गया है, क्योंकि उनके पास कंटेनमेंट के लिए आसानी से उपलब्ध एक साइट थी, जहां गोले को लेड लाइन रेडिएशन ब्लॉकिंग सेफ में रखा गया और इसे यूक्लिड क्लासिफाई किया गया।
केवल डी क्लास कर्मियों को प्लूटोनियम की ट्रांसपोर्ट की अनुमति दी गई, क्योंकि इसका प्रभाव किसी भी व्यक्ति के लिए जो इसके बहुत करीब आ जाए मौत की सजा के बराबर था। वो हर 6 महीने में गोले को नई सेफ में ट्रांसफर करने के लिए जिम्मेदार थे, क्योंकि इसकी कांस्टेंट बम्बार्डमेंट ऑफ रेडिएशन के कारण नुकसान हो रहा था। हालांकि 7 जनवरी 2015 की घटना के बाद इन सभी कंटेनमेंट प्रोसीजर्स को बदलना पड़ा। उस दिन 59 साल बाद जब से इसने लॉस एलामोस लेबोरेटरी में 2 साइंटिस्ट की जान ली थी, और साइंटिफिकली असंभव होने के बावजूद ये डीमन कोर अचानक अपने आप ही सुपर क्रिटिकल हो गया। रिजल्टिंग एक्सप्लोजन का अनुमान लगभग 33 किलोटन था, या एटॉमिक बॉम्ब्स की शक्ति का 2 गुना, जिन्हें हिरोशिमा और नागासाकी पर फेंका गया था। 14 सेफ और यूक्लिड क्लास अनोमलीज के साथ लगभग पूरी साइट ही जहां SCP-095-FR को रखा गया था नष्ट हो गई, और अंत में मृत्यु की कुल संख्या 285 थी, जिसमें या तो विस्फोट से हत्या हुई, साइट के कोलैप्स के कारण, या फिर रेडिएशन पॉइजनिंग से। अविश्वसनीय रूप से गोला खुद विस्फोट से बच गया, इसका कोई संकेत ना दिखाते हुए जब इसे साइट के मलबे के नीचे से रिकवर किया गया। डीमन कोर को स्टडी करने वाले फाउंडेशन रिसर्चर्स ने निर्धारित किया कि लगभग अगले 50 वर्षों में फिर से इसके विस्फोट होने की संभावना है, और अचानक सुपर क्रिटिकल होने से पहले और फाउंडेशन साइट को नष्ट करने से पहले कोर में जो एकमात्र अंतर मापा गया वो इसकी रेडिएशन में अचानक वृद्धि थी। फाउंडेशन साइंटिस्ट को ये नहीं पता है कि डीमन कोर कैसे बच गया, या ये बिना किसी चेतावनी के कैसे विस्फोट हुआ। कुछ लोग मानते हैं कि ये किसी प्रकार के टाइम लूप में मौजूद हो सकता है, जो संभावित रूप से इसके एक्सप्लोजन रीजनरेशन साइकिल को एक्सप्लेन करेगा। और ये भी संभव है कि फाउंडेशन कस्टडी में आने से पहले कोर ने वास्तव में कई बार विस्फोट किया हो। लेकिन शायद बड़ा सवाल ये है कि जब डीमन कोर की बात आती है तो ये क्यों इतना खतरनाक बन गया है? क्या इस शापित प्लूटोनियम के गोले के भीतर कुछ है? क्या इसमें उनका कोई हिस्सा है जो एटॉमिक एनर्जी की शक्ति का दोहन करने की खोज से प्रभावित हुए, जो किसी कारण इसके भीतर निहित है, और अब वो बाहर निकलकर दुनिया पर अपना गुस्सा निकालने के लिए बेताब हैं? रिसर्च जारी है, लेकिन अनोमली के साथ काम करने से आने वाले एक्सट्रीम डेंजर के कारण ये संभावना है कि ये प्रश्न कुछ समय के लिए अनआंसर्ड रहेंगे। फाउंडेशन साइट के विनाश के बाद SCP-095-FR को कैटर क्लासिफाई कर दिया गया, और इसे एक्सटेंडेड एटॉमिक बॉम्ब एक्सप्लोजन का सामना करने के लिए डिजाइन्ड अंडरग्राउंड बंकर में मूव कर दिया गया, जिससे उम्मीद है कि ये विस्फोट को रोकने में पर्याप्त होगा, जो लगता है कि फिर कभी न कभी होगा। ये एक गंभीर विचार है उन लोगों के लिए भी जो रोज काम करते हैं अनोमलीज के साथ या उनके आसपास। न्यूक्लियर वेपन्स की इनक्रेडिबल डिस्ट्रक्टिव पावर की याद दिलाता है। SCP फाउंडेशन द्वारा कंटेन्ड कुछ सबसे भयानक और घातक अनोमलीज उस कार्नेज की तुलना में कम हैं जो हमने खुद पर किए हैं, और ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि कभी-कभी सच्चे डीमंस हमारे अंदर पाए जाते हैं। अब जाइए और जाकर डॉक्टर बॉब की फाइल से SCP-767 क्राइम सीन फोटोग्राफ्स देखें, एक ऐसा अनोमलस ऑब्जेक्ट जो एक अजीब और घातक मिस्ट्री रखता है। और हाँ, वीडियो कैसी लगी ये तो कमेंट्स में आपको बताना ही है। साथ साथ अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबाना ना भूलिएगा। मिलते हैं जल्द ही।